आते हैं आज हम लोग राज्य के विरुद्ध अपराध, मतलब मेन ऑफेंस। तो मेन ऑफेंस में अध्याय 6। अब देखो अध्याय 6 देखते हैं तो ये राज्य के विरुद्ध अपराध। अच्छा, मेन ऑफेंस में थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कैसे याद रखना है। मेन ऑफेंस के आपके 6 अध्याय हैं। मेन ऑफेंस कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं। तो आपको 3 अध्याय ऐसे याद रखना है। राज्य, शरीर, संपत्ति। राज्य, शरीर, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। तो राज्य के विरुद्ध अपराध कहां बताया गया है? चैप्टर 6 में। शरीर के विरुद्ध अपराध कहां बताया गया है? चैप्टर 16 में। ठीक ना? वहां पे शरीर के विरुद्ध अपराध नहीं लिखा है, वहां पे लिखा है कि शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, बात वही है। और संपत्ति के विरुद्ध अपराध कहां बताया गया है? चैप्टर आपका 17 में। ठीक है ना? तो ये 3 चैप्टर ऐसे याद रखना, प्रमुख आईएमपी चैप्टर, कि राज्य के विरुद्ध अपराध, शरीर के विरुद्ध अपराध और संपत्ति के विरुद्ध अपराध। इसके बाद ऐसा ध्यान रखना है आपको कि जहां पर लोक शब्द यूज किया गया है, लोक, तो ऐसे याद रखना कि लोक शांति, लोक शांति। ठीक है ना? पहला है लोक शांति, दूसरा है लोक सेवक और तीसरा है लोक स्वास्थ्य। ठीक है ना? तो लोक शांति के विरुद्ध अपराध चैप्टर 8 है ना, इसको ऐसे बना लेना, बता देता हूं मैं। लोक सेवक के चैप्टर 10 और लोक स्वास्थ्य के चैप्टर 14। ठीक है ना? तो इनके विरुद्ध लोक के विरुद्ध अपराध। तो बेसिकली जो है, तो ये आपका जो पर्टिकुलर ये जो दूसरा पार्ट है वो ऐसे है कि राज्य के विरुद्ध, शरीर के विरुद्ध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, ये 3 चैप्टर है। और लोक शांति, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, इंग्लिश में शब्द यूज किया गया ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ठीक है ना? वहां पे शब्द इंग्लिश में यूज किया गया है ट्रैंक्विलिटी। तो पब्लिक, लोक प्रशांति, पब्लिक सर्वेंट और लोक स्वास्थ्य के विरुद्ध अपराध जो है तो चैप्टर 8, 10 और 14 में बताया गया है। प्रमुख रूप से आपको ऐसे ये 6 चैप्टर, तो अगेंस्ट, ये जितने भी अपराध कैसे हैं? अगेंस्ट स्टेट, अगेंस्ट बॉडी, अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ये ऐसे चैप्टर आप यहाँ पर याद रखिएगा। मेन ऑफेंस इन आईपीसी में यहाँ पर ये पहली बात तो बताया गया है। अब यहाँ पर केवल एक जो अगला चैप्टर था बच छोड़ दिया मैंने, तो वह है लोक सेवक। ठीक है ना? लोक सेवक के द्वारा अपराध। अब लोक सेवक के द्वारा अपराध ये आपका चैप्टर 9 है और इसमें कोई 2 ही धाराएं देखेंगे, 166A और 166B, है ना? तो ये थोड़ा सा इसमें, तो ये आपका जो 7 चैप्टर इसमें दूसरे पार्ट में मेन ऑफेंस इन आईपीसी था, वो मैंने आपको यहाँ पे आपके सामने बता दिया। अब इनको थोड़ा सा हम इनलार्ज करेंगे, बहुत ही डिटेलिंग के मतलब के साथ नहीं, बहुत ही संक्षिप्त में, ओटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना? तो बिना किसी समस्या के हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे अगला है चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 क्या बोलता है? आपका राज्य के विरुद्ध अपराध। राज्य के विरुद्ध अपराध की धाराएं देखोगे तो 121 से चालू होता है और 130 तक ये चैप्टर प्रमुख रूप से आपका बताता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें कितनी धाराएं आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें पहली धारा 121 ध्यान में रखनी है, 121A ध्यान में रखनी है, 122 और 126 दो धाराओं का ऐसे बंच, ये ध्यान रखिएगा, और तीसरा 124A, बस। ठीक है ना? तो ये ऐसे इसमें, तो ये 2 धाराएं, ये और ये।
अब यहां पर 121 आईपीसी की पहली धारा जिसमें डेथ सेंटेंस मृत्यु दंड के संबंध में बातचीत करता है। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है 121 में कि राज्य के विरुद्ध युद्ध करना, फिर देखो प्रयत्न और दुष्प्रेरण, तो युद्ध करना उसका, प्रयत्न करना उसका, दुष्प्रेरण करना, ठीक है ना। तो युद्ध करना, प्रयत्न करना या उसका दुष्प्रेरण करना अपराध है। और 121 ए में देखो यहां पर लिखा है कि राज्य के विरुद्ध युद्ध करने का षड्यंत्र करना, ठीक है ना, युद्ध का षड्यंत्र, युद्ध का षड्यंत्र करना, ठीक है ना। अब इसके दंड में इतना ज्यादा नहीं जाएगा। 121 में देखोगे तो वहां पे मृत्यु दंड, आजीवन कारावास और जुर्माना बोला है, लेकिन षड्यंत्र के लिए देखो वहां पर क्या लिखा है कि आजीवन कारावास या 10 वर्ष कारावास या जुर्माना। तो ये सजा इतनी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा लिखना चाहो तो डीपी, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ प्लस फाइन इसमें बोलता है, और इसमें क्या बोलता है आपका इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ आर 10 ईयर प्लस फाइन, ठीक है ना, 10 साल तक का कारावास और जुर्माना यहाँ पे बोलता है। मुद्दे की बात यहाँ पे जो याद रखने वाली बातचीत है, यहाँ पे देखो लिखा है प्रयत्न और दुष्प्रेरण। तो राज्य के खिलाफ युद्ध करना, प्रयत्न करना, दुष्प्रेरण करना 121, और जो षड्यंत्र है वो षड्यंत्र 121 ए में। तो कभी ऐसे पोटी बन सकता है कि राज्य के खिलाफ युद्ध करने का षड्यंत्र करना परिभाषित किया गया है, राज्य के खिलाफ युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर ऐसे ओटी बन सकता है बस, इसके बाद इस धारा में बिल्कुल नहीं उलझना है। आईपीसी की पहली धारा जहां पर तैयारी को डिफाइन किया गया है, तो युद्ध करने के लिए आयुध संग्रह, युद्ध करने के लिए आयुध संग्रह करना। तो आप आयुध को कलेक्ट करते हो, संग्रह करते हो युद्ध करने के लिए। 121 और 126 में मैंने साथ में इसलिए लिखा क्योंकि वो भी तैयारी है, ठीक है ना। तो यहां पर मैत्रीपूर्ण राज्य के साथ लूटपाट करना या तैयारी करना, दोनों बातें देखो। 122 क्या कहता है कि युद्ध कर, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी करते हो, तो 122। और 126 क्या कहता है कि भारत से जिनके मैत्रीपूर्ण संबंध है, जिन राज्यों के मतलब जिन राज्य का मतलब देश है ना, राज्य यहाँ पर चूंकि मैं यूज किया, पर आप राज्य की बजाय देश लिख दो, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैत्रीपूर्ण जो है तो देश के साथ, मैत्रीपूर्ण देश, ठीक है, देश याद रखो। तो देश, तो जैसे मान लो कोई देश के साथ उस क्षेत्र में आप लूटपाट करने की तैयारी करते हो, ठीक है ना, तो कमिटिंग डेप्रेडेशन या टेररिज्म, तो यहाँ पे तैयारी करते हो, तो ये यहाँ पे धाराएं आपका कहता है। इसमें भी दंड नहीं पूछेगा, आपका हेडिंग में ध्यान रखना। इसमें सबसे ज्यादा जिस धारा को पूछा गया है और सबसे विवादित धारा भी है, वो है 124, जिसको बोला जाता है राजद्रोह, जिसको क्या बोला जाता है राजद्रोह। अब देखो राजद्रोह ये धारा बेसिकली शुरुआत में नहीं थी, इसको अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। कब अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, तो इसको आप इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कब इसको पूछेगा। मुद्दे की बात यहाँ पे राजद्रोह क्या होता है। राजद्रोह का बेसिकली मतलब होता है किसी राष्ट्र की मानहानि, डेफेमेशन ऑफ नेशन। तो आप वहां पे क्या कहता है, बहुत सीधा सा है राजद्रोह की परिभाषा, बैरेट में देखिएगा, जहां जहां ओटी बनेगा बता दूंगा। तो वहां पे कहता है कि राजद्रोह मतलब किसी राष्ट्र की मानहानि कैसे कर सकते हो, बोले गए, लिखे गए या दृश्य रूप शब्दों द्वारा, बोले गए, लिखे गए शब्दों द्वारा, या फिर संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा, ठीक है ना, बोले लिखे शब्दों द्वारा, संकेतों या दृश्य रूपणों, ठीक है ना, के द्वारा आप किसी भी स्थापित सरकार, विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध कोई घृणा, अवमानना, ठीक है ना, कुछ भी आप पैदा करते हो, कोई घृणा पैदा करते हो, अवमानना पैदा करते हो, अप्रीति प्रदीप्त करते हो,
अप्रीत शब्द यूज करता है उसका मतलब है असंतोष। तो किसी विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ आप घृणा, अवमानना या असंतोष पैदा करते हो तो ये राजद्रोह कहलाता है। ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या कहलाता है? राजद्रोह कहलाता है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। अब ज्यादा इसकी डेफिनेशन में प्रश्न नहीं बनता है, पर चाहो तो ऐसा लिखना चाहो तो 3 पॉइंट इसका ध्यान रखना। पहला क्या कहता है कि बोले या लिखे, ठीक है ना, शब्दों, संकेतों या दृश्य रूपों द्वारा, बोले लिखे शब्दों, संकेतों या दृश्य रूपों द्वारा राज्य के द्वारा स्थापित सरकार के प्रति, ठीक है ना, घृणा, अवमानना और असंतोष पैदा करते हो। और जब आप ऐसा करते हो, मैं अच्छा, तो ऐसा करते हो तो यहाँ पे इनप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ प्लस फाइन, ठीक है ना, 3 ईयर 3 साल का कारावास प्लस फाइन, या केवल जुर्माने से आपको दंडित किया जा सकता है। ये 124 यहाँ पे कहता है, 124 से कहता है। इसके बाद यहाँ पर ओटी बनता है इसके एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में कि आपका डिफेक्शन का मतलब क्या होता है। तो डिफेक्शन का बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी प्रकार की आप अभक्ति और शत्रुता का कोई भी भाव पैदा करते हो या करवाते हो तो बेसिकली ये क्या कहलाता है, ये आपका यहाँ पर अप्रीत यहाँ पर कहलाता है। तो अप्रीत शब्द का मतलब कि किसी प्रकार की अभक्ति या असंतोष की भावनाओं को पैदा करना, ठीक है ना। तो ये राजद्रोह के बारे में। अब इसके बाद राजद्रोह की संवैधानिकता को लेकर के हमेशा लड़ाई झगड़ा हुआ है, पर मेरे हिसाब से ये ऐसा डिस्प्यूटेड चीज है कि इतना ज्यादा इसमें ओटी नहीं बनेगा। तो राजद्रोह में इतनी बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 6 में इससे ज्यादा कुछ नहीं उलझना है। चैप्टर 7 छोड़ दीजिए क्योंकि चैप्टर 7 में जनरली ओटी नहीं बना है, तो उसमें इसलिए उस पर ध्यान बिल्कुल देने का प्रयास नहीं करूंगा। तो बिना किसी समस्या के हम लोग चलते हैं चैप्टर 8 में, ठीक है ना। चैप्टर 8 जो कहता है कि लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध के बारे में यदि बातचीत करते हैं तो ये आपका 141 से चालू होता है और 160 तक चलता है, ठीक है ना। 141 से चालू होता है और 160 तक आपका ये लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध के बारे में बातचीत करता है। ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति के विरुद्ध जो अपराध हैं, यहाँ पर कितने प्रकार के अपराध हैं? तो ये 4 प्रकार के अपराध हैं। पहला अपराध यहाँ पे कहा जाता है विधि विरुद्ध जमाव। पहला अपराध क्या कहलाता है? अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव। देखो इसमें मैंने थोड़ा कुछ नोट्स बनाए मैंने चार्ट में, वो दिखा देता हूँ, ज्यादा सही है क्योंकि ये राज्य के खिलाफ। हाँ, ये थोड़ा चार्ट जल्दी बना लोगे। तो पहला होता है विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली, ठीक है ना। तो लोक प्रशांति के विरुद्ध जो अपराध बताया गया है, तो यहाँ पे पहला होता है आपका विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली। तो विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली जो है बेसिकली 141 से 145 तक बताया गया है। दूसरा यहाँ पे बताया गया है बलवा राइडिंग, ठीक है ना, बलवा राइडिंग। तो बलवा जो है वो 146 से 148, और ये जो धाराएं मैंने, तो ये दोनों इनमें कॉमन धाराएं हैं, ठीक है ना। 149, 154, 157, 158 ये कॉमन सेक्शंस हैं जो जनरली दोनों में काम करती हैं। इतनी धाराएं इसके साथ हम देखे बिना। वर्गों में शत्रुता बढ़ाना, प्रमोटिंग एमिनिटी बिटवीन द क्लासेस, ये 2 धाराएं हैं, 153 है, 153 बी। और दंगा एफरे 159 और 160 में आपका ये बताया गया है। तो इस प्रकार से इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहली बात तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान में रखिएगा कि
लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, इसका हेडिंग भले ही लिखा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जितने भी अपराध हैं ये सभी लोक स्थान पे कारित हों। जैसे इसमें एक कोटि बनता है कि निम्न में से कौन सा अपराध लोक स्थान पे कारित होता है, और ये चारों मतलब इसमें से कई बार क्या करता है कि दो ऑप्शन दे दिया, अनलॉफुल असेंबली दंगा, और ऑप्शन तीसरा दंगा और मान लो बलवा, और चौथा लिख दिया उपरोक्त सभी, है ना, बलवा और दंगा लिख दिया और लिख दिया उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि केवल इसमें एक अपराध है जो लोक स्थान पे होता है, सभी लोक प्रशांत के हैं, लेकिन लोक स्थान पे कारित होने वाला अपराध केवल कौन सा है, दंगा, जो किसी लोक स्थान में होता है। बाकी जो ये अपराध हैं ये किसी प्राइवेट प्लेस में भी हो सकते हैं और पब्लिक प्लेस में भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो है केवल लोक स्थान पे होता है, लेकिन ये लोक स्थान पे भी हो सकते हैं और प्राइवेट स्थान पे भी हो सकते हैं, लेकिन केवल दंगा जो है केवल लोक स्थान पे होता है, ठीक है ना। और ये तीनों जो है तो यहाँ पे इसको ऐसे कर देना कि ये लोक या निजी स्थान, तो ये लोक स्थान क्योंकि ओटी बनता है तो लोक स्थान पे निजी स्थान पे भी होते हैं, लेकिन दंगा भर जो है तो आपका लोक स्थान पे होता है ना। अब देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी से ये अलग चलता है, प्रैक्टिकलिटी में हमारे हिसाब से तब दंगा हम बोलते हैं, एफरे बोलते हैं, तो हमारे दिमाग में कोई बहुत खतरनाक तलवार लेके दौड़ने वाले ऐसा पिक्चरें दिखने लगती है, लेकिन एक और कहाँ पे, अच्छा, अरे वो तो 2 दिन तक लोग थे आने जाना ऐसा, अरे माहौल आजकल बहुत जल्दी खराब हो जाता है। हाँ, पर बेसिकली वो दंगा नहीं है, वो जो आपने देखा है ना, वो जो रोग, ये बेसिकली ये होता है बलवा, है ना। दंगा तो क्या है, अभी आते हैं इन परिभाषाओं में आते, थोड़ा थोड़ा बता देता हूं मैं। तो एक अनलॉफुल असेंबली, समझना, अनलॉफुल असेंबली और बलवा, ये दोनों अपराध में 5 या अधिक व्यक्ति होना जरूरी है। वर्गों में स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए कोई संख्या नहीं बोली है, और दंगा के लिए कम से कम कितने व्यक्ति चाहिए, 2 या अधिक, ठीक है ना। तो 2 या उससे ज्यादा व्यक्ति हैं तो दंगा होगा, 5 या उससे ज्यादा व्यक्ति हैं तो बलवा होगा। देखो विधि विरुद्ध जमाओ बहुत ही लिमिटेड परिभाषा है, ये कहता है कि 5 या अधिक व्यक्ति जमा है और 5 या अधिक व्यक्ति जमा होकर के अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में, मतलब उन सबका सामान्य उद्देश्य क्या है, नीचे 5 अपराध देखो वहां पे बताया गया बैरट में, तो ये केवल 5 में से कोई अपराध करना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है, अनलॉफुल असेंबली, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा, 5 या अधिक व्यक्ति का जमाव हो, असेंबली फॉर द मोर 5 पर्सन, 5 व्यक्ति होने चाहिए, लीडिंग केस है, कोई काम का नहीं अपने लिए इतना ज्यादा, सामान्य उद्देश्य का होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सामान्य उद्देश्य को 149 में बताता है, 149 अभी चूंकि धारा ऐसी है जो जनरली मेंस में ज्यादा काम करती है, इतने प्रीलिम्स में इतनी काम नहीं करती है, तो यहाँ पर मतलब ऑब्जेक्टिव में इतना काम नहीं करती, बस इसमें वही है कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा जब वो परिचित हो गए हैं, पता चल गया कि ये पर्टिकुलर जो जमाव है ये क्या करना चाहता है, उनके द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में काम करना, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में कोई काम कर रहे हैं, तो बेसिकली ये क्या कहलाता है, ये आपका, ठीक है ना। और क्या अपराध कर रहे हैं, ये 3 अपराध यहाँ पे, ये नीचे बताया 5 अपराध कर रहे हैं। पहला क्या कर रहे हैं कि राज्य या लोक सेवक को, अब देखो राज्य या लोक सेवक मैंने लिखा है, तो राज्य का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद या राज्य विधानमंडल, है ना। राज्य का मतलब क्या होता है, केंद्र सरकार, ये थोड़ा सा दिमाग मैंने ऐसे लगाया है कि राज्य को कहाँ डिफाइन किया गया, आर्टिकल 12 संविधान के आर्टिकल 12 में राज्य को डिफाइन किया गया, और राज्य के अंदर क्या होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आपका विधानमंडल और संसद, ये राज्य कहलाता है। तो किसी राज्य या लोक सेवक को आप क्या करते हो कि आपराधिक बल के प्रयोग से आप आतंकित करते हो, उनको डराते हो, धमकाते हो, या फिर दूसरा क्या कहता है, किसी विधि आदेश का निष्पादन, भाई न्यायालय ने कोई आदेश का निकाला है कि आप ऐसा नहीं करोगे, लेकिन आप उसके निष्पादन को उसको शून्य घोषित करने के लिए उसके अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट करते हो, प्रचार करते हो, ये सब करते हो। रिष्टि या आपराधिक अत्याचार करते हो, अब ये पढ़ेंगे आगे, रिष्टि मिसचीफ जो 425 में बताया गया है, या क्रिमिनल ट्रेसपास का अपराध करते हो। तो ये अगला है कि आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा, है ना, उसमें थोड़ा डिटेल से लिखा मैंने, 60 में लिख दिया, किसी मतलब किसी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार से आप उसको वंचित करते हो,
5-10 लोग हमने लठैत इकट्ठे कर लिए और जाकर ये किसी व्यक्ति को उसे खेत में जाने से रोक दिया या खेत से खदेड़ दिया या कहीं पानी भरने जा रहा था उसको पानी भरने से रोक दिया हमने, तो ये बेसिकली अपराध माना जाता है। या किसी व्यक्ति को अवैध कार्य या लोप करने के लिए विवश करते हो, 8-10-15 लोग का जो है तो जुलूस इकट्ठा कर लिया, लोग इकट्ठा कर लिया और किसी के ऊपर दबाव बनाने लगे कि भैया तुम ऐसा कर दो, तुम ये जो FIR लिखी है उसको फाड़ दो नहीं तो थाने में आग लगा देंगे, ठीक है ना, या फिर तुमने ये जो कार्यवाही की है ये इसको तुम पलट दो, इसको खारिज कर दो नहीं तो ये तुम्हारे ऑफिस का नामो निशान मिटा दे। नहीं, कुल मिलाकर के भीड़ तंत्र का सहारा लेकर के आप किसी को अवैध कार्य करने के लिए बाध्य कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होता है, अनलॉफुल असेंबली कहलाता है, विधि विरुद्ध जमाव यहाँ पे कहलाता है, जो आपका ये 141 कहता है। मैंने यहाँ पे साथ में 2 चीजें और भी बता दी है। 142, तो देखो जैसे 142 क्या कहता है, ये ओटी बनता है। अच्छा, इसका स्पष्टीकरण भी थोड़ा ध्यान रखना कि कोई भी जमाव जरूरी नहीं है 5-10-15 लोग, तो लोग ऐसे भी दोस्त यार इकट्ठा होते हैं, तो कोई भी जमाव जरूरी नहीं है कि इकट्ठा होते समय अनलॉफुल था, लेकिन बाद में इकट्ठा होने के बाद यदि उन्होंने कुछ ऐसा करना चालू कर दिया जो अगेंस्ट द लॉ हो, तो फिर कोई जमाव इकट्ठा होते समय जरूरी नहीं कि अनलॉफुल हो, बाद में वो अनलॉफुल बन सकता है। ये यहाँ पर 142 में ध्यान में रखिएगा, सॉरी 141 में। 142 क्या कहता है कि आपको पता चल गया कि कोई जमाव, जैसे मान लो कोई जमाव इकट्ठा हुआ है, अब जब तक कोई लोग इकट्ठा हुए हैं और वो जो कुछ भी कर रहे हैं, आप जैसे मान लो गोविंद घूमते फिरते वहां पहुंचे, भी क्यों इकट्ठा हुए हैं, इकट्ठा गोविंद उनके पास शामिल हो गए और गोविंद ने पूछा भाई क्या तुम लोग काहे इकट्ठा हो, तो बोले कुछ नहीं आज हम तोड़फोड़ करेंगे। अब गोविंद को पता चल गया कि इनका उद्देश्य इनलीगल काम करना है, तोड़फोड़ करना है, तो गोविंद, अब देखो या तो गोविंद इसलिए उसमें चल मैं भी करूंगा तोड़फोड़, यानी इनकी भी इच्छा होगी तोड़फोड़ करने की, तो या बोले ठीक है तुम लोग तोड़फोड़ करना, मैं देखूंगा तोड़फोड़ करते हुए। भाई साहब यहाँ पर इसलिए बोला है कि आपको पता चल गया कि असेंबली किस उद्देश्य से गठित है, फिर भी आप उसमें बने हुए हो, तो भले ही आप वो काम नहीं कर रहे हो, आप भी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली माने जाओगे। ये थोड़ा सा इसका कठोर इंटरप्रिटेशन किया जाता है कानून के द्वारा, ताकि आम आदमियों को पता चल जाए कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है तो भाग जाएं, अपने घर चले जाएं, यहाँ पर इकट्ठा ना हो, ठीक है ना। तो एक इसका कठोर, इसलिए उसको इस वे में जो है तो लिखा गया है। तो जैसे ही आपको पता चला कि इनका उद्देश्य सही नहीं है, आप वहां से फौरन 9-2-11 हो जाइए। ये बाद में ये 2008 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था, पर इतना डिटेलिंग से आपसे ओटी में नहीं पूछेगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 142। 143 में दंड है 6 महीने की सजा, जुर्माना। 144 क्या कहता है, घातक आयुध, डेडली वेपन्स के साथ, ठीक है ना। दंड की बातचीत करें तो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे अब ये थोड़ा सा मैंने दोनों बातें बता दी, पर ये 143 में दंड है, 144 में घातक आयुध सज्जित होकर के यदि आप अनलॉफुल असेंबली करते हो, घातक आयुध नहीं केवल यदि आप कोई डेडली वेपन्स लेकर, बंदूक, इस तलवार लेकर के अनलॉफुल असेंबली करते हो तो 144, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। 145, अब 145 ये भी बहुत ओटी पूछने वाला नहीं है, सिंपल सा है कि जैसे कि विधि विरुद्ध जमाव अस्तित्व में है, कोई अनलॉफुल असेंबली एग्जिस्टेंस है, नहीं लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा है और हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, और किसी प्राधिकारी द्वारा, विधि के जैसे कलेक्टर डीएम साहब आ गए, एक्सपीडीएसपी आ गए हैं और उन्होंने आदेश दिया कि ये बंद करो तोड़फोड़ और सभी भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी तुम लोग खिलाफ, और उसके आदेश के बावजूद भी वो लोग वहां पर बने हुए हैं, तो अब ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करके धारा 145 लगाई जा सकती है, ठीक है ना। और यहाँ पे सजा क्या है, ज्यादा है। 145 के साथ जो है तो उसके साथ ही मैंने लिखा है धारा 151। 151 ऐसे ध्यान रखना कि 5 या अधिक व्यक्तियों का एक जमाव हो। 151 क्या है समझना, अभी जैसे मैंने 145 का काम करती है, जब लोग अनलॉफुल असेंबली करने लगे, ठीक है ना, यानी कि तोड़फोड़ करने लगे, उसको तितर बितर होने का डिस्पर्सल ऑर्डर दिया गया, नहीं भाग रहे हैं, तो 145 के तहत कितनी सजा दी जा सकती है, वहां पर 2 साल की सजा। लेकिन हाँ, लेकिन 151 समझिएगा, जैसे मान लीजिए 4-5 लोग कहीं पे इकट्ठा हो गए हैं और वहां पर ऐसे जानकारी मिली कि साहब वहां पे कहीं लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आशंका, एप्रीहेंशन है कि ये तोड़फोड़ करने वाले हैं, आशंका है कि ये संज्ञेय अपराध, कॉग्निबल ऑफेंस करने वाले हैं, तो ऐसी आशंका पर यहाँ पर किसी विधि के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ने उसको डिस्पर्स होने का आदेश दे दिया, भैया हमें लग रहा है कि तुम लोग यहाँ पे जो इकट्ठा हो रहा है किसी गलत इरादे से इकट्ठा हो रहा है, अपने अपने घर चले जाओ।
लेकिन वो नहीं गए घर और वहीं बने रहे, तो अब ऐसे कंडीशन में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और अब चूंकि देखो यहाँ पर वो लोग केवल आशंका थी तो 6 महीने की सजा, लेकिन यहाँ पर क्या था कि अनलॉफुल असेंबली हो चुकी थी तो 2 साल की सजा यहाँ पर दी जाएगी। तो 145 के साथ क्या पढ़ना है, 151 पढ़ना है, ठीक है। 142 थोड़ी सॉरी 146 मैंने बोल दिया, सॉरी गलती से। 146 बलवा राइडिंग। अब देखो राइटिंग मतलब कि यहाँ पर राइट मतलब कि अनलॉफुल असेंबली हो चुकी है और उनके द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है। क्या बल या हिंसा, फोर्स या फिर वायलेंस का यूज किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है भैया कि अनलॉफुल असेंबली भी हो गई, बल और हिंसा का, तो ये बलवा कहलाता है। क्या कहलाता है, बलवा कहलाता है। 147 बलवे के लिए दंड 2 वर्ष फाइन या दोनों, और घातक आयुध के साथ बलवा करते हो तो यहाँ पर 3 साल 3 इयर्स फाइन या दोनों से यहाँ पर दंडित किया जाएगा। ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये 146, ठीक है ना। तो ये काम की धाराएं जितनी है मैंने यहाँ पे आपको बता दी। इसके बाद अगली जो धारा है यहाँ पर, जैसे 149 भी देख लिया, 151 भी देख लिया, काम की धाराएं मैंने बता दी हैं। एक धारा चूंकि मैंने यहाँ पर अभी शायद नीचे बताऊंगा, शायद नीचे बताया क्या मैंने इसमें, अच्छा 154 यहाँ बताया नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा अब 153, अब देखो 153-54 का हेडिंग में पढ़ना है, 153-54 का हेडिंग में पढ़ना है, समझना 153-54 क्या है। 153 क्या है, आप कुछ भी ऐसा बोलते हो, आप लोग इकट्ठा कर लियो, 10 15 20 लोग को इकट्ठा कर लिया है और आप जो है तो हिंदू हो तो मुसलमान खिलाफ बोल रहे हो, मुसलमान हो तो हिंदू खिलाफ बोल रहे हो, आप किसी जाति के हो, ब्राह्मण हो ठाकुरों खिलाफ बोल रहे हो, ठाकुर हो तो ब्राह्मणों खिलाफ बोल रहे हो, है ना। हमारे रीवा तरफ भी ज्यादा होते अपना पता है तो कहने का मतलब आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो तो ST SC खिलाफ बोल रहे हो, ST SC वाले हो तो अनरिजर्व वाले के खिलाफ बोल रहे हो। मतलब कुल मिलाकर के आप किस प्रकार की बातें समाज में कर रहे हो जिससे वर्गों में, क्लासेस में, जो समाज में रहने वाले वर्ग हैं उनके में एक दूसरे से शत्रुता बढ़ जाए। आप ऐसा कोई काम कर रहे हो तो 153A का चार्ज लगता है। अब उसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत कोई काम कर रहे हो, कोई शब्द बोल रहे हो, कोई समूह कोई अभ्यास कर रहे हो, कोई आंदोलन कर रहे हो, कोई कवायद कर रहे हो, ठीक है ना। आप अपना धर्म करो, जैसे अभी बीच में बहुत सारा दिल्ली में चला कि जैसे कि क्या उसमें चला कि बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई जाती है और बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाने के बाद जो है तो वो किया जाता है कि कसम खाओ कि आज से किसी हिंदू मंदिरों में किसी उसमें नहीं जाएंगे, केवल बौद्ध धर्म को ही मानेंगे, है ना। तो ये अब देखो, अब भाई अपना धर्म मानो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे धर्म की बुराई करो, ये दूसरे धर्म की बुराई करो, ठीक है ना। देखो भारत में बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ था, क्योंकि भारत में तो नहीं हुआ था, नेपाल में हुआ था, पता ही होगा, ठीक है ना। नेपाल में बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ था और बौद्ध धर्म जो है तो जब शुरुआत में चूंकि उस समय का दौर ऐसा था कि युद्ध लड़ाइयां ज्यादा होती थी, तो एक तरह से व्यक्ति आपसी तनाव शांति चाहते थे। तो बौद्ध धर्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो पीस पर बेस्ड था, शांति पर बेस्ड था कि लड़ाई झगड़े से सबसे दूर रखो। तो शुरुआत में उस समय भारत के, खासकर जब बौद्ध धर्म शुरुआती दौर में था, तो आप अधिकांश देखो खासकर सम्राट अशोक इसमें सबसे बड़ा नाम यहाँ पर माना जाता है। और सम्राट अशोक ने पूरे भारत में बौद्ध धर्म को विस्तार करने का जो है तो वो किया था और करीब 84,000 स्तूप बनाए थे पूरे भारत में बौद्ध धर्म के विकास के लिए, ठीक है ना। अब उसको बाद में ठीक है बहुत सारी दूसरी कहानियां भी है, इतिहास ऐसा हमको समझाया गया, लिखाया गया, जैसे पुष्पमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है, हिंदू राजा था, उसके बारे में 2 तरह की बातें चलती हैं। एक तो जो आपके सांची जो बौद्ध स्तूप वगैरह बने हैं वहां पर जो वेदिकाएं वगैरह बनती हैं वो क्या धम्म स्तंभ ध्वज है ना, तो वो इन्होंने बनवाया ऐसा। लेकिन इनके ऊपर ये भी कहा जाता है कि इन्होंने जो है तो क्या किया कि बहुत नुकसान भी पहुंचाया, नुकसान भी तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना। ये भी करवाया, ऐसा भी करवाया, ये चीज भी किया, तो इतनी सारी कहानियां चलती हैं। लेकिन एक चीज और कि बौद्ध धर्म के बारे में, जब बौद्ध धर्म के जो मेन उस समय के जो कह सकते हो कि मेन ब्राह्मण थे, मतलब मेन पूजा बौद्ध धर्म को मानने वाले, तो उनसे शास्त्रार्थ किया था आदि शंकराचार्य ने। आदि शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ का मतलब ये होता है कि अपने धर्म, तुम्हारे धर्म की बुराई नहीं करनी, हमें बताना है कि हमारा धर्म बेहतर क्यों है। तो ये हुआ था, तय हुआ था कि यदि उस शास्त्रार्थ में कौन जीत जाएगा, मतलब यदि मान लो शंकराचार्य जीत गए, ठीक है ना, मतलब कि ये हुआ कि आप जीत जाओगे तो हम फिर इस तरफ यानी कि बौद्ध धर्म का विस्तार
नहीं करेंगे हम किस तरफ चले जाएंगे, हम जो है तो बौद्ध धर्म का विस्तार जो है तो जो कह सकते हो कि पूर्वोत्तर जो देश है वहां पे करेंगे, इधर नहीं आएंगे। और जब वो हार गए तो पहले देखो, पहले के जो चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हो अपनी बात और फिक्स रहते थे। तो फिर इसके बाद जो है तो बौद्ध धर्म का विस्तार देखो तो श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, चाइना, जापान उधर गया, इधर फिर नहीं आया। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां, छोड़िए कहानियां किससे अपनी अपनी जगह पे हैं, ठीक है ना। तो क्या सच है क्या झूठ है, आधी हकीकत आधा फसाना, है ना, है ना। तो अब अपना अपना काम है पढ़ना पढ़ाना, आगे बढ़ो। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि धर्म में मूलवंश के मुद्दे की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। अब इसके लिए सजा की बातचीत करता है, बाकी ये केसेस वगैरह अपने को इतना कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। 153 नहीं, आप राष्ट्रीय अखंडता, अब देखो 153 नहीं, और इसमें क्या है, आप कुछ ऐसा बोल रहे हो जिससे देश के विरुद्ध, राष्ट्रीय अखंडता के विरुद्ध कोई बुरी बातें निकल के सामने आती है, राष्ट्रीय अखंडता के विरुद्ध कोई निकल के, है ना, कि भारत देश के खिलाफ आप कोई ऊंची बात, ऐसी बात कर रहे हो जिससे भारत की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचता हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में 153 ए के तहत यहाँ पर सॉरी बी के तहत, 153 बी के तहत यहाँ पर सजा दी जा सकती है, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 154 क्या है कि आपके जमीन पर कोई व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, आपका भूमि स्वामी हो, आपके भूमि पर कोई व्यक्ति इकट्ठा है, अनलॉफुल असेंबली क्रिएट कर रहा है, आपको जानकारी मिल गई कि भाई साहब ये व्यक्ति जो है अनलॉफुल असेंबली करने वाले हैं, तो आप में यदि सक्षमता है तो आप उनको भगाओ यहाँ से, भैया ना हटो यहाँ से, मेरी जमीन है, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। यदि आप उनको भगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप उनको नहीं भगा सकते हो, आप उनको वहां से नहीं खदेड़ सकते हो, तो आपकी ड्यूटी है कि नियरेस्ट पुलिस थाने में या नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को जाइए और इसकी सूचना दीजिए कि साहब देखिए हमारे जमीन पर ये लोग इकट्ठा हैं और ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यदि आपने ऐसा नहीं किया, ना तो उनको भगाया ना तो पुलिस वाले को सूचना दिया, तो ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर 1000 रुपए का फाइन लगाया जा सकता है। ये कभी ओटी बन जाए तो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यदि आपके अधिभोग, इसमें ऐसे ओटी बनेगा कि किसी व्यक्ति के अधिभोग में अनलॉफुल असेंबली क्रिएट हो रही है, लेकिन उसने ऐसे मतलब व्यक्तियों को वहां से निष्कासित नहीं किया, वहां से भगाया नहीं, तो उसके ऊपर कितना फाइन आरोपित किया जा सकता है, 1000 रुपए, है ना, 1000। इसके बाद अगली धारा है 159 दंगा। अगली धारा बस सीधे दंगा, जब दो या अधिक व्यक्ति, हाँ सर 154 को प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत भी बोलते हैं क्या? हाँ, इसको प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत भी बोलते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप सर जी, इसको प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत भी बोलते हैं, है ना। अब इतना डिटेलिंग से नहीं पूछता है एडीपीओ वगैरह में, प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका अगला धारा है 159। तो जब दो या अधिक व्यक्ति, व्हेन टू और मोर पर्सन, लोक स्थान पे लड़ते हैं, बाय फाइटिंग द पब्लिक प्लीज, ठीक है ना, और लोक शांति में विघ्न डालते, डिस्टर्ब द पब्लिक, मतलब फाइटिंग द पब्लिक प्लेस, डिस्टर्बिंग द पब्लिक पीस। तो देखो ये केवल पूरी धाराओं, पूरे चैप्टर में केवल एक धारा है जहां पे लोक स्थान शब्द यूज किया गया है, ठीक है ना। तो ये कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि इनमें से किस धारा में लोक स्थान, कौन सा अपराध लोक स्थान पे होता है। तो ध्यान रखना कि मतलब केवल लोक स्थान पे होता है, ऐसा नहीं, ऐसा दिन में से कौन सा केवल लोक स्थान में होता है। तो दंगा केवल लोक स्थान में होता है, बाकी सभी लोक स्थान और प्राइवेट स्थान में भी होते हैं, लेकिन दंगा केवल लोक स्थानों में होता है, ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। सजा बहुत छोटी सी सजा है, आप देखोगे तो यहाँ पर 1 महीने की सजा है, 100 रुपए जुर्माना है। इसको बाहर आईपीसी में दंगा सबसे छोटा संज्ञेय अपराध है। कैसा? सबसे कम सजा का संज्ञेय अपराध है, ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका जो पर्टिकुलर पार्ट है ये यहाँ पे कहता है, ठीक है ना। अब अध्याय 9, अब देखो चैप्टर 9 में आते हैं। तो चैप्टर 9 में लोक सेवकों के द्वारा अपराध, लोक सेवकों द्वारा अपराध। अब चैप्टर 9 में यहाँ पर केवल मैं मानता हूं कि 166 तो मैंने हेडिंग भर लिख दिया है कि मान लो कोई लोक सेवक है, ठीक है ना, पब्लिक सर्वेंट है, और वो किसी व्यक्ति को क्षति करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है, विधि के तहत उसको कोई आदेश दिया गया है और उस सर्वेंट डिसओबेइंग द लॉ, ठीक है ना, उसने उस कानून का अवज्ञा किया ताकि किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचा सके, यानी अपने पावर का गलत उपयोग किया,
कोई लोक सेवक एक तरह से सरल शब्दों में इसको अपने पावर का गलत उपयोग किया और किसी को क्षति पहुंचाया, किसी को बेवजह जेल में डाल दिया, बेवजह परेशान कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में ये धारा 166 यहाँ पे बातचीत करता है। फिर 166 ये लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है। विधि के अधीन निर्देश, पब्लिक सर्वेंट डिसोबिंग द डायरेक्शन ऑफ लॉ। अब निर्देश की अवज्ञा करने का अब ये थोड़ा सा समझना कि एक लोक सेवक को विधि के अधीन, जैसे किसी अपराध का अन्वेषण करने का, एफआईआर लॉन्च करने का, तो विधि के अधीन उसको जितने निर्देश दिए गए हैं कि आपको संज्ञेय अपराध की सूचना मिलेगी तो आप एफआईआर लॉन्च करोगे, आप किसी अपराध की सूचना मिलेगी आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करोगे, ठीक है ना। और नीचे चूंकि रेप संबंधी अपराधों में तो बोल दिया गया कि सूचना यानी कि एफआईआर लेखबद्ध करना, सूचना लेखबद्ध करना आपके लिए अनिवार्य है, लेकिन यदि आप ये सब नहीं करते हो तो फिर ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर 166A निर्भया केस के बाद ये धाराएं जोड़ी गई, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई केस नहीं मिला जहां पर किसी पुलिस वाले के ऊपर ये धारा के तहत दोषित हुआ हो कि उसने एफआईआर नहीं लिखी इसलिए उसको जेल हो गई, ठीक है ना। तो ये पता नहीं क्यों बाद में, इनफैक्ट कि जब 2012 में ये जजमेंट, ये अमेंडमेंट हुआ 2013 में, उसके बाद 2014 में ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश का फेमस केस भी आया जिसमें साफ साफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा भी कि भाई देखो, रेप संबंधी मामलों में यदि कोई जानकारी मिलती है तो आपके लिए एफआईआर लिखना मस्ट कंपलसरी है। आप बिल्कुल, आप ये भी नहीं कहो कि हम पहले प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे फिर एफआईआर लिखेंगे, यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जानकारी मिली और एफआईआर लिखो, मामला आगे बढ़ाओ। लेकिन यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो फिर ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कार्यवाही होनी जरूरी है। तो ये बेसिकली जो है तो बोला गया है इस केस में कि महिलाओं के खिलाफ अपराध पर एफआईआर लिखना कंपलसरी है, लेकिन पुलिस वाले प्रैक्टिकलिटी क्या करते हैं भगवान मालिक है, लेकिन ऐसा इसमें लिखा हुआ है। चलिए ठीक है। फिर 166B ये आपका, ये भी 2013 का अमेंडमेंट है। इसमें ये कहा गया था, आपको याद होगा भी सीआरपीसी हमने पढ़ा था, सीआरपीसी में एक धारा हमने पढ़ा था 357C। 357C में ये लिखा है कि कोई भी रेप विक्टिम है, खासकर गैंग रेप विक्टिम है या एसिड अटैक विक्टिम है, 2 लोग, तो जब वो किसी भी अस्पताल में यदि इलाज के लिए गई हैं तो उनका ट्रीटमेंट मस्ट कंपलसरी है। कोई भी निजी, प्राइवेट, सरकारी संस्था, सोसाइटी, किसी के द्वारा संचालित अस्पताल है वो मना नहीं करेगा यहाँ पर कोई भी प्राइमरी ट्रीटमेंट देने को, लेकिन यदि यहाँ पर यदि प्राइमरी ट्रीटमेंट देने से मना किया जाता है तो 166B के तहत यहाँ पे कार्यवाही की जा सकती है। ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये पर्टिकुलर धारा यहाँ पे कहता है। क्लियर कहानी? ओके, बात समझ में आई? तो 1 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित यहाँ पर किया जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये धारा आपका इस पर्टिकुलर क्लॉज में कहता है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, बस हो गया, इसमें इतने ध्यान रखना है। अब देखिए अध्याय 10 में आते हैं तो अध्याय 10 कहता है कि लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार, ठीक है ना, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमानना के विषय में अपराध। अब इन धाराओं को ना मैं ऐसे बोर्ड में लिख दूंगा तो जल्दी से याद हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा नहीं। तो देखो अब यहाँ पे अध्याय 10, अध्याय 10 में लोक सेवकों के विरुद्ध अपराध। अब लोक सेवक के विरुद्ध अपराधों को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लो। एक तो लोक सेवकों के विरुद्ध सामान्य अपराध और दूसरा लिखना अवमानना संबंधी अपराध। सामान्य अपराध में कौन कौन सी धाराएं पढ़नी है आपकी? 172, 176, 186, 187, 188। और अवमानना संबंधी कौन कौन सी अपराध पढ़नी है? 175, 178,
179, 180 और एक धारा इसमें इस चैप्टर में नहीं है, यानी चैप्टर 10 की नहीं है, 228। ये आपकी जो है तो चैप्टर 11 की धारा है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, चैप्टर 11 की धारा है। तो अच्छा, ये जो 5 धाराओं का बंच जो है, ये 5 धाराएं जो लिखी है ना, ये ध्यान रखना, ये सीआरपीसी की धारा 345 में बताया गया है कि इन 5 धाराओं के तहत यदि अपराध किया जाता है तो वो क्या माना जाता है, न्यायालय की अवमानना, क्या मानी जाती है, न्यायालय या लोक सेवक की अवमानना मानी जाती है। तो सीआरपीसी धारा 345 के तहत बेसिकली ये चीज वहां पे कहती है, उसको न्यायालय की अवमानना यहाँ पर माना जाता है। अब यहाँ पर सामान्य अपराध के तहत यदि हम बातचीत करते हैं तो 172। अब देखो, इसमें दंड में इतना ध्यान में नहीं रखना है, दंड में इतना ओटी नहीं बनेगा, तो इसका बेसिक अपन केवल हेडिंग में पढ़ के आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग पढ़ के आगे बढ़ चलेंगे तो यहाँ पर 172 देखो, समन की, किसी व्यक्ति को समन जारी किया गया है कि आप आइए और आ करके हाजिरी दीजिए, ठीक है ना, समन जारी किया। अब समन सीआरपीसी में हमने पढ़ा है किसी अभियुक्त को, साक्षी को, लेकिन समन के पालन में वो व्यक्ति हाजिर नहीं होता है, तो यहाँ पर 172 क्या है, समन का पालन नहीं करना, तो 172, ठीक है ना। ऐसा मतलब इसके अंदर दंड में ओटी नहीं बना है, बाकी उसमें लिखा है कि समन, जैसे कोई लोक सेवक ने जारी किया है तो 1 महीने का सादा कारावास, 500 रुपए जुर्माना, ये दोनों, और समन यदि न्यायालय ने जारी किया है तो 6 महीने का सादा कारावास, 1000 या दोनों, तो दंड उतना नहीं पूछता है, समन की अवज्ञा। 176, 176, अब 176 कहता है कि आप आबद्ध हो सूचना देने के लिए, ठीक है ना, तो आप कैसे व्यक्ति हो, सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा सूचना नहीं देना। आप सूचना देने के लिए आबद्ध हो, लेकिन बाध्य हो, बाउंडेबल हो, लेकिन आप सूचना नहीं देते। जैसे मान लो कि आप किसी गांव के पंच हो, सरपंच हो, पटवारी हो, और आपके गांव में कोई अपराध हो रहा है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप इस अपराध की सूचना किसी पुलिस अधिकारी को दो, लेकिन आप नहीं देते हो तो आपके ऊपर 176 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। ये पहली धारा। 186, यहां पर लोक सेवक को बाधा, कोई लोक सेवक है, लोक कर्तव्य, पब्लिक ड्यूटी को पूरा करने के लिए जा रहा है, और लोक सेवक लोक कर्तव्य को पूरा करने जा रहा है और आप उसको बाधा पहुंचाते हो, डिस्टरबेंस पहुंचाते हो, तो ऐसी कंडीशन में 186 के तहत आपको कार्यवाही की जा सकती है, सजा दी जा सकती है। मैं बार बार कह रहा हूं, इन धाराओं को हेडिंग ध्यान रखना, इनके सजा में उतना ओटी नहीं बनते हैं, तो आप सजा को उतना परेशान मत होना। 3 महीने की सजा, जुर्माना 500 रुपए या दोनों दिखा है, लेकिन और ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं। 187, आपको याद होगा कि लोक सेवक, ठीक है ना, लोक सेवक की सहायता, ठीक है ना, तो लोक सेवक की सहायता नहीं करना। आपको याद होगा सीआरपीसी की धारा 37, याद है कि नहीं, भूल गए। सीआरपीसी की धारा 37 कहता है कि जब कोई लोक सेवक या मजिस्ट्रेट आपसे कोई मदद मांगता है, 3 चीजों के लिए मदद मांगता है, कौन से 3 चीजों के लिए मदद मांगता है बताओ? किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए, किसी संपत्ति को नुकसान से पहुंचाने से रोकने के लिए, किसी बलवे दंगे को रोकने के लिए। 3 चीजों के लिए जब कोई लोक सेवक, कोई पुलिस अधिकारी, कोई मजिस्ट्रेट आपसे मदद मांगता है तो आप उसकी मदद करने के लिए बाध्य हो, लेकिन यदि आप उसकी मदद नहीं करते हो तो सीआरपीसी की मतलब ये 187 के तहत यहाँ पे कार्यवाही की जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। 188 में लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा, डिसओबीडियंस, ऑर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट। लोक सेवक ने कोई आदेश निकाला है,
जैसे मान लीजिए लोक सेवक ने कोई भी आदेश निकाला है, बहुत सारी धाराएं हैं सीआरपीसी में जहां पर आदेश निकाला जाता है। आप ध्यान रखो, जैसे धारा 133 का आदेश कि यदि आप पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हो तो आप बंद कर दो। 144 का आदेश कि भैया यहाँ पर माहौल खराब है, अपने घर में रहोगे, ठीक है ना। लोक सेवक ने कोई भी आदेश निकाला है और लोक सेवक के उस आदेश का उद्देश्य ये है कि शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके, विधिपूर्ण शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके, लेकिन आप ऐसे आदेश की अवज्ञा करते हो। अब देखो, ऐसी आदेश की आप अवज्ञा करते हो तो इससे केवल अवज्ञा करते, इससे दूसरे को मतलब अवज्ञा करते हो तो क्षति, क्षोभ या नुकसान कारित हो। तो यहाँ पर 100 जैसे बोला गया, जैसे कि मान लो जैसे वही माहौल खराब होता है तो बोल दिया सभी अपने घर में कोई नारेबाजी नहीं करेंगे, लेकिन आप बाहर निकल के नारेबाजी करते हो, ठीक है ना। या ऐसे आदेश की अवज्ञा करते हो जिससे कोई किसी व्यक्ति को लोक स्वास्थ्य क्षेम को नुकसान पहुंचने की समस्या हो। तो जब सिंपल सी बात है कि जब केवल अवज्ञा करते हो, केवल थोड़ा नुकसान होएगा, तो वहां पर 1 माह की सजा, 200 रुपए जुर्माना या दोनों। लेकिन जहां पर अवज्ञा करने पर ज्यादा नुकसान होने की संभावना होती है, वहां पर 6 महीने की सजा, 1000 जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो दंड, मैं बार बार कह रहा हूं, दंड नहीं पूछेगा। तो ये अवज्ञा, तो यहाँ पर 133, 144 सीआरपीसी का आदेश दिया गया है, कर्फ्यू वर्फ्यू लगा दिया गया है और आप उसकी अवज्ञा करते हो तो ये धाराएं यहाँ पे काम करती हैं। तो एक सामान्य एक अपराध मैंने यहाँ बताया कि लोक सेवकों के विरुद्ध यहाँ पर कारित किया जाता है। प्रैक्टिकलिटी में ये बहुत काम करते हैं। यही 5 धाराएं याद रखना, बाकी सभी धाराएं छोड़ देना। ये भी मैंने ज्यादा बता दिया, प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ तो थोड़ा और चीजें आ जाएंगे तो वहां पे देख लेंगे। फिर आता है 175, आपको दस्तावेज पेश करने को बोला गया है, आप दस्तावेज पेश नहीं करते हो, ठीक है ना। 175 में दस्तावेज पेश नहीं करना, आपको आदेश दिया गया है, समन निकाला गया है किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए, लेकिन आपने दस्तावेज पेश नहीं किया है, तो फिर ऐसी कंडीशन में 175 के तहत आपके खिलाफ यहाँ पे कार्यवाही की जा सकती है। अगली धारा है 178। अब देखो, जब किसी भी न्यायालय में आपको एज ए विटनेस बुलाया जाता है, जब किसी भी न्यायालय में आपको एज ए विटनेस या कोई भी लोक सेवक किसी कार्यवाही के लिए बुलाया है आपको कि आना है, और तुम्हें ध्यान रखना वो लोक सेवक पुलिस वाला छोड़ दिया जाए, पुलिस वाला फिर शपथ नहीं दिलवाएगा। बाकी कहीं भी ऐसे जगह पे गए हो जहां पर कोई भी पब्लिक सर्वेंट शपथ, तो पब्लिक सर्वेंट, इसको ऐसे लिख देना, पब्लिक सर्वेंट को शपथ नहीं देना, और वो पब्लिक सर्वेंट आपसे शपथ यानी ऑथ मतलब मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा, तो शपथ नहीं देना। यानी सब पब्लिक सर्वेंट आपसे शपथ लेने के लिए बाध्य है और आप शपथ नहीं देते हो तो कौन सी धारा काम करेगी? 178 यहाँ पे काम करेगी। 179 क्या कहता है कि पब्लिक सर्वेंट को उत्तर नहीं देना। अब देखो, आप पब्लिक सर्वेंट ने किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको बुलाया है और आप गए हो और आप वहां पर, और लोक सेवक आपसे मतलब उसको उत्तर देने के लिए आप बाध्य हो, वो प्रश्न पूछने के लिए लोक सेवक यानी विधि अकॉर्डिंग टू लॉ लोक सेवक को अधिकार है प्रश्न पूछने का और आपका दायित्व है उत्तर देने का, और आप उत्तर नहीं देते हो तो ये आपके ऊपर धारा लगाई जा सकती है 179। 180, जब किसी भी, तो यहाँ पे जब पब्लिक मतलब वहां पे पब्लिक सर्वेंट के समक्ष कार्यवाही में हस्ताक्षर नहीं करना, ठीक है ना। अब किसी लोक सेवक के समक्ष किसी कार्यवाही में तुमने गए हो, पार्टिसिपेट किया है, तुमने जो जानकारी दी है वो जानकारी वहां पर, जैसे कोई व्यक्ति साक्षी के तौर पर न्यायालय में जाता है और न्यायालय में साक्षी का साक्ष्य लिख दिया जाता है, अब उसके साइन बाद में लगते हैं कि भाई तुमने जो बोला है ये साइन करो, तो हस्ताक्षर करना उसके लिए कंपलसरी है, लेकिन वो हस्ताक्षर नहीं करता है तो 180 की धारा यहां पर लग सकती है, ध्यान में रखिएगा। तो साइन नहीं करना 188। फिर आते हैं धारा 228। अब देखो 228 चूंकि अगले चैप्टर की है, तो यहाँ पे कोई लोक सेवक, कोई भी व्यक्ति है जो विधिपूर्ण कार्य में बैठा हुआ है ना, कोई न्यायाधीश विधिपूर्ण कार्य में बैठा हुआ, जज साहब विधिपूर्ण कार्य कर रहे हैं, आप उसको डिस्टर्ब एंड बाधा पहुंचा रहे हो, उसको अपमानित कर रहे हो,
तो ऐसी कंडीशन में 228 के तहत इसको न्यायालय की अवमानना मानी जाती है और कार्यवाही यहाँ पर की जा सकती है ना। जैसे जज साहब को तुम जूता फेंक के मार रहे हो, जज साहब के मोबाइल तुम अपना साइलेंट नहीं कर रहे हो, बार बार जज साहब के सामने बातचीत कर रहे हो, तो यहाँ पर इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जा सकता है और 228 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। तो लोक सेवकों के विरुद्ध अपराध में प्रमुख रूप से आपको इतनी धाराएं यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब आते हैं अगला, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेहोशी तो नहीं छा रही है ऑनलाइन वाले? आज बहुत कम लोग आए। आ रहा है।